तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द बी कीपर पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों द बी कीपर ये जो मूवी है 2024 में ये हमें देखने को मिली है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा था। इसी वजह से मेकर्स द्वारा इसके अगले पार्ट को बनाने का डिसाइड किया गया है। जो भी अपडेट निकल कर आई है सारी कुछ जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ इसके पिछले पार्ट के बारे में भी जितनी भी जानकारी बताऊंगा, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ हुई। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी एक तरह से जो कलेक्शन है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द बीकीपर 2025 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड आयर ने किया है और कट विमर ने इसे लिखा है। इस फिल्म में जेसन स्टैथम, एमी रेवरलैम्पमैन, जोश हचरसन, बॉबी नादेरी, फिलिसिया रशद, जेमा रेडग्रेव और जेरेमी आयंस ने अभिनय किया है। जब उनकी दयालु मकान मालकिन फिशिंग घोटाले का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर लेती है तो पूर्व बीकीपर संचालक एडम क्ले जिम्मेदार लोगों से बदला लेने के लिए एक क्रूर अभियान पर निकल पड़ता है। द बीकीपर को संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेजन MGM स्टूडियो द्वारा मेट्रो-गोल्डविन-मेयर लेबल के तहत 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में $152.7 मिलियन की कमाई की है। कथानक: सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका एलोइस पार्कर अकेली रहती हैं, लेकिन उनके खलिहान में एडम क्ले नामक एक किराएदार रहता है जो मधुमक्खी पालक के रूप में एक शांत जीवन जी रहा है। एलोइस एक फिशिंग घोटाले के झांसे में आ जाती है जो उसे दिवालिया बना देता है और उसके द्वारा प्रबंधित एक चैरिटी फंड से $2 मिलियन चुरा लेता है। तबाह होकर वह आत्महत्या कर लेती है। एडम को उसका शव मिलता है और उसे तुरंत FBI एजेंट वेरोना पार्कर, एलोइस की बेटी, द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडम के साफ होने और रिहा होने के बाद वेरोना उसे बताती है कि FBI को उस समूह के बारे में पता था जिसने उसकी मां को धोखा दिया था, लेकिन उनका पता लगाना मुश्किल है। एलोइस के लिए न्याय की मांग करते हुए एडम मधुमक्खी पालकों से संपर्क करता है जो एक रहस्यमय समूह है ताकि जिम्मेदार लोगों को खोजा जा सके। एडम को मिकी गार्नेट द्वारा संचालित एक कॉल सेंटर का पता मिलता है। एडम कर्मचारियों को डराता है और इमारत को जला देता है। मिकी अपने बॉस, प्रौद्योगिकी कार्यकारी डेरेक डैनफोर्थ को सूचित करता है जो मिकी को एडम को मारने के लिए भेजता है। एक हिंसक टकराव होता है जहां एडम मिकी के आदमियों को मार देता है और बैंडसॉ से मिकी के दाहिने हाथ की उंगलियां काट देता है। मिकी एक पुल पर रुकते हुए डेरेक को कॉल करता है, उसे सूचित करता है कि एडम एक मधुमक्खी पालक है। मिकी का पीछा करते हुए एडम उसे अपने ट्रक के साथ पुल से नीचे खींच लेता है और उसकी मौत हो जाती है और डेरेक को चेतावनी देता है कि वह उसका पीछा कर रहा है। डेरेक पूर्व CIA निदेशक वालेस वेस्टवाइल्ड को एडम के बारे में सूचित करता है जो डेरेक की मां जेसिका के अनुरोध पर डैनफोर्थ एंटरप्राइजेज के लिए सुरक्षा का काम कर रहा है। चिंतित, वालेस एडम को रोकने की उम्मीद में वर्तमान CIA निदेशक हार्वर्ड से संपर्क करता है। हार्वर्ड बीकीपर से संपर्क करता है और उसे पता चलता है कि एडम संगठन से सेवानिवृत्त हो चुका है। एडम द्वारा उसे मारने के लिए भेजी गई वर्तमान बीकीपर एनीसेट को मारने के बाद बीकीपर्स तटस्थता की घोषणा करते हैं। वेरोना और उसके साथी मैट विली को उम्मीद है कि एडम बोस्टन में 9 स्टार यूनाइटेड सेंटर पर हमला करेगा जो डेरेक के सभी वैश्विक घोटाले कॉल सेंटरों की देखरेख करता है। FBI के उप निदेशक प्रिग को सूचित करने के बाद कि एडम एक मधुमक्खी पालक है, वेरोना और मैट को वह सारी सहायता मिलती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। वालेस भूतपूर्व विशेष बल कर्मियों के एक समूह का समन्वय करता है और उन्हें बताता है कि बीकीपर्स एक अत्यधिक कुशल और खतरनाक गुप्त मानव खुफिया संगठन है जिसका काम संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा करना है, जो सरकारी अधिकार क्षेत्र से परे और परे काम करता है। एडम को रोकने का मौका पाने के लिए वालेस समूह को 9 स्टार बिल्डिंग के अंदर की सुरक्षा करने का आदेश देता है, जबकि FBI परिधि के चारों ओर अपनी स्वयं की SWAT टीम तैनात करता है।
डेरेक द्वारा कर्मचारियों को निकालने से इनकार करने से एडम को FBI स्वॉट टीम को जल्दी से हराने और इमारत में घुसपैठ करने में मदद मिलती है। वालेस के भूतपूर्व विशेष बल समूह के सभी सदस्यों को खत्म करने के बाद एडम मैनेजर रिको एंजालोन से पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ता है, जो बताता है कि डेरेक उसका बॉस है। वेरोना प्रिग को बताती है कि डेरेक दोनों कंपनियों को चलाता है, जिसका इस्तेमाल कई अमेरिकी सरकारी एजेंसियां करती हैं। वेरोना यह भी बताती है कि एडम न केवल डेरेक को मारने की कोशिश करेगा, बल्कि वह जेसिका डैनफोर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति को भी मार सकता है, क्योंकि उसके बेटे ने चुराए गए धन का इस्तेमाल उसके अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया था। जब एडम पकड़ से बच जाता है, तो वालेस डेरेक को सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में अपनी मां के साथ रहने की सलाह देता है। जेसिका के समुद्रतटीय हवेली में वालेस ने लाजरस सहित भाड़े के सैनिकों के एक समूह को काम पर रखा, जिसने एक मधुमक्खी पालक के साथ पिछली मुठभेड़ के दौरान एक पैर खो दिया था। एडम हवेली में घुसपैठ करता है, जबकि जेसिका प्रिग से अपने बेटे की अवैध गतिविधियों के बारे में सच्चाई जानती है। जब एडम अपने और राष्ट्रपति के कार्यालय के बीच भाड़े के सैनिकों और लाजरस को मारता है, तो जेसिका फैसला करती है कि वह उसे और दुनिया को डेरेक के कार्यक्रम के उपयोग के बारे में सच्चाई बताएगी। क्रोधित होकर डेरेक प्रिग को मार देता है और उसकी मां को बंधक बना लेता है। वालेस एडम से बात करता है ताकि उसे आखिरी क्षण में वापस जाने के लिए मना सके, लेकिन एडम की उंगली टूटने के बाद वह असफल हो जाता है। एडम अंततः जेसिका के कार्यालय पहुंचता है, जहां वेरोना, मैट और बाकी FBI एजेंट जल्दी से उसके साथ हो लेते हैं। वेरोना एडम को जेसिका और डेरेक को मारने से रोकने की कोशिश करती है। डेरेक अपनी मां को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडम पहले उसे मार देता है और पास की खिड़की से समुद्र तट पर भाग जाता है। वेरोना के पास एक स्पष्ट शॉट होने के बावजूद वह एडम को गोली नहीं मारने का फैसला करती है। वह समुद्र तट पर छिपाए गए अंडरवाटर गियर की मदद से भाग जाता है। कास्ट: जेसन स्टेथम, एडम क्ले, एमी रेवरलैम्पमैन, एजेंट वेरोना पार्कर के रूप में, जोश हचरसन, डेरेक डैनफोर्थ, बॉबी नादेरी, एजेंट मैट विली, मिन्नी ड्राइवर, निर्देशक जेनेट हार्वर्ड, डेविड विट्स, मिकी गार्नेट, माइकल एप पेटिस, टेलर जेम्स, लाजरस के रूप में, जेमा रेडग्रेव, राष्ट्रपति जेसिका डैनफोर्थ के रूप में, रिको एंजालोन के रूप में एंजो सिलेंटी, फिलिसिया रशाद एलोइस पार्कर के रूप में, डॉन गिलेट उपनिदेशक प्रिग के रूप में, जेरेमी आयर्न्स, वालेस वेस्टवाइल्ड के रूप में। उत्पादन, विकास। अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि जेसन स्टैथम मीरामैक्स के लिए फिल्म में अभिनय करेंगे और एक निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। 2. डेविड आयर ने मई 2022 में निर्देशन के लिए हस्ताक्षर किए। 3. फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई। 4. अक्टूबर में स्टैथम ने टायरिंगम हॉल में दृश्यों की शूटिंग की। 5. फिल्म की तैयारी में, जिसे शुरुआती दृश्यों में दर्शाया गया है, स्टैथम ने मधुमक्खी पालन के कई सामान्य तरीके सीखे और असली मधुमक्खियों के साथ बातचीत की। 6. फिल्मांकन उस दिसंबर में समाप्त हुआ। 7. रिलीज। मेट्रो-गोल्डविन-मेयर (MGM) ने अगस्त 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए। 4. फरवरी 2023 में स्काई सिनेमा ने यूनाइटेड किंगडम में अधिकार हासिल कर लिए, जिसे स्टूडियो कैनल ने स्काई सिनेमा की ओर से UK थिएट्रिकल रिलीज को संभाला। 8. इसे 12 जनवरी 2024 को अमेजन MGM स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया। 9. 10. द बीकीपर को 30 जनवरी 2024 को VOD और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। इसके बाद 23 अप्रैल 2024 को DVD, ब्लूरे और अल्ट्रा HD ब्लूरे पर रिलीज किया गया। 11. 12. स्वागत। बॉक्स ऑफिस। द बीकीपर ने घरेलू स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $66.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $86.5 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $152.7 मिलियन की कमाई हुई। 13. जबकि इसका बजट $40 मिलियन या उससे कम था। 14. इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में अपने पहले 8 सप्ताह बिताए, अपने तीसरे सप्ताह में नंबर 1 पर पहुंच गया। 15. आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 175 आलोचकों की 70% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.910 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है,
हंसमुख रूप से सरल और आनंददायक रूप से प्रतिगामी, द बीकीपर साबित करता है कि जब एक्शन थ्रिलर न्याय देने की बात आती है तो स्टैथम ने अपना डंक नहीं खोया है। 16 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 37 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 54 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 17 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 18 द गार्जियन में एक समीक्षा में कहा गया है कि गैर-शूटिंग दृश्यों को जल्दबाजी में शूट किया गया है और रशद और ड्राइवर दोनों का कम इस्तेमाल किया गया है और इसे एक ठोस, कम दाम, मध्यम पुरस्कार वाले नए साल के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है। 19 रोजरेबर्ट.com के मैट जोलर-सेज ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं की प्रशंसा की, जिसमें खलनायकों की श्रेणी भी शामिल है, लेकिन खेद व्यक्त किया, यह वास्तव में शर्म की बात है कि द बीकीपर वह धार्मिक कचरा मास्टरपीस नहीं है जिसे यह बदलने की धमकी देता रहता है। दुर्व्यवहार का आरोप। सितंबर 2016 में FBI और लॉस एंजल्स डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज ने विमान में हुई एक घटना के बाद बाल शोषण के लिए पिट की जांच की, जहां पिट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने एक बच्चे के साथ मौखिक रूप से अपमानजनक और शारीरिक व्यवहार करने का आरोप लगाया था। 233 लॉस एंजल्स काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज या FBI द्वारा इस घटना के लिए पिट पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया था। 234 2022 में जोली ने अपने पूर्व सहस्वामित्व वाले वाइनयार्ड पर कानूनी लड़ाई के दौरान पिट के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर किया। जोली के वकीलों ने कहा कि बातचीत के दौरान पिट ने जोली से एक गैरप्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जो उन्हें उनके और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में अदालत के बाहर बोलने से रोकता है। 235 उनकी शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने विमान की सवारी के दौरान उन्हें पकड़ लिया और हिलाया, उनके एक बच्चे का गला घोंट दिया और दूसरे के चेहरे पर वार किया, अन्य आरोपों के अलावा। 235 शराब और नशीली दवाओं का उपयोग। सितंबर 2016 में पिट ने शराब छोड़ दी और शराबियों की बेनामी बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। 236 दिसंबर 2019 में उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपने लीजेंड्स ऑफ द फॉल और मीट जो ब्लैक को स्टार और साथी शराबी एंथनी हॉपकिंस के साथ नशे की लत और रिकवरी के अपने अनुभवों के बारे में बात की। 237 पिट ने साथी अभिनेता ब्रैडली कूपर को उनकी शराब छोड़ने में मदद करने का श्रेय दिया। 238 पिट ने 1990 के दशक के अंत में अपनी बढ़ती प्रसिद्धि से निपटने के लिए भांग का उपयोग करने की बात स्वीकार की है। 239 पिट के अनुसार, मैं सेलिब्रिटी वाली चीज से छिप रहा था, मैं बहुत ज्यादा नशा कर रहा था, मैं सोफे पर बैठा रहता था और बस डोनट में बदल रहा था। 239 241 उन्होंने अपनी भांग का सेवन कम कर दिया और मोरक्को की यात्रा के बाद अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उन्होंने अत्यधिक गरीबी और पीड़ा देखी। 240 प्रोसोपैग्नोसिया। 2022 में पिट ने कहा कि प्रोसोपैग्नोसिया, चेहरे का अंधापन, के कारण उन्हें लोगों के चेहरे पहचानने में सालों तक संघर्ष करना पड़ा। 242
2013 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि लोगों के चेहरे पहचानने में उनकी असमर्थता इतनी गंभीर हो गई थी कि वह अक्सर घर पर रहना चाहते थे। 243 हालांकि औपचारिक रूप से पिट को प्रोसोपैग्नोसिया का निदान नहीं किया गया है। 242, 244 कलाकृतियों। पिट की कला में रुचि है, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा है। 245 और उन्होंने मूर्तियां भी बनाई हैं। उनकी 9 मूर्तियों को संगीतकार निक केव और कलाकार थॉमस हाउसेगो के कामों के साथ 2022 से 2023 में फिनलैंड के टैम्पियर में सारा हिल्डेन आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया था। 246, 247 सार्वजनिक छवि। रंगे हुए सुनहरे बालों वाले एक पुरुष का साक्षात्कार लिया जा रहा है। उसने काले रंग का सूट और टाई पहनी हुई है और उसके साथ सफेद शर्ट है और वह लाल कालीन पर खड़ा है। पृष्ठभूमि में बैरिकेड्स के पीछे खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि अग्रभूमि में माइक्रोफोन दिखाई दे रहे हैं। पिट 2007 पाम स्प्रिंग्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पिट को कई स्रोतों द्वारा एक सेक्स प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें एम्पायर भी शामिल है, जिसने उन्हें 1995 में फिल्म इतिहास के 25 सबसे सेक्सी सितारों में से एक बताया था। 12, 248, 249 उसी वर्ष उन्हें पीपल का सबसे सेक्सी मैन अलाइव नामित किया गया, एक सम्मान जो उन्हें 2000 में फिर से मिला। 248, 250 पिट 2006 से 2008 तक फोर्ब्स की वार्षिक सेलिब्रिटी 100 सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची में क्रमशः 20, 5 और 10वें स्थान पर रहे। 251, 252, 253, 2007 में वे टाइम 100 सूची में शामिल हुए, जो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों का संकलन है, जिसे टाइम पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष चुना जाता है। 254 उन्हें 2009 में फिर से टाइम 100 में शामिल किया गया, इस बार बिल्डर्स एंड टाइटन्स सूची में। 255 2005 की शुरुआत में एंजेलिना जोली के साथ पिट का रिश्ता दुनिया की सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाने वाली सेलिब्रिटी कहानियों में से एक बन गया। 2006 की शुरुआत में जोली के गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद जोड़े के इर्दगिर्द मीडिया में काफी चर्चा हुई, जो रॉयटर्स ने द ब्रैंजेलिना फीवर नामक एक कहानी में पागलपन की हद कहा। 256 मीडिया का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए दंपति अपनी बेटी के जन्म के लिए नामीबिया चले गए, जिसे एक पपराजी ब्लॉग ने ईसा मसीह के बाद सबसे ज्यादा प्रतीक्षित बच्चा बताया। 257 इसी तरह 2 साल बाद जोली की दूसरी गर्भावस्था की घोषणा पर भी मीडिया में काफी दिलचस्पी थी। जोली ने नीस के समुद्र किनारे एक अस्पताल में 2 हफ्ते बिताए। पत्रकार और फोटोग्राफर जन्म की रिपोर्ट करने के लिए सैरगाह के बाहर डेरा डाले रहे। 258 2006 में एसी नील्सन द्वारा 42 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किए गए वैश्विक उद्योग सर्वेक्षण में पिट जोली के साथ दुनिया भर में ब्रांडों और उत्पादों के लिए पसंदीदा सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स पाए गए। 259 पिट कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। अमेरिकी बाजार के लिए उन्होंने 2005 के सुपर बाउल के दौरान प्रसारित एक हेनेकेन विज्ञापन में अभिनय किया। इसका निर्देशन डेविड फिंचर ने किया था, जिन्होंने 7, फाइट क्लब और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में पिट का निर्देशन किया था। 260 अन्य वाणिज्यिक प्रस्तुतियां एक्यूरा इंटीग्रा सहित टेलीविजन स्पॉट में आईं, जिसमें उन्हें रूसी मॉडल तातियाना सोरोक्को 261 के साथ साथ सॉफ्टबैंक और एडविन जीन्स के साथ दिखाया गया था। 262 2 जून 2015 को छोटे ग्रह 29,132 ब्रैड पिट का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। 263 निर्देशक डेविड कल द्वारा लिखित, कर्ट विमर द्वारा उत्पादित, बिल ब्लॉक, जेसन स्टेथेम, डेविड कल, क्रिस लांग, कर्ट विमर, अभिनीत जेसन स्टेथेम, एमी रेवरलैम्पमैन, एक्टर जोश हचरसन, बॉबी नादेरी, फिलिसिया रशाद, जेरेमी आयर्न्स, छायांकन गैब्रियल बेरिस्टेन द्वारा संपादित जेफरी ओब्रायन। संगीत दिया है डेविड सार्डी, जेरेड माइकल फ्राई। उत्पादन कंपनियां मेट्रो गोल्डविन मेयर, मीरामैक्स, सीडर पार्क मनोरंजन, पंच पैलेस प्रोडक्शंस द्वारा वितरित अमेजन MGM स्टूडियो। रिलीज की तारीख 12 जनवरी 2024। कार्यकारी समय 105 मिनट। 1 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $40 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $152.7 मिलियन। डेविड आयर, जन्म 18 जनवरी 1968, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं
जो लॉस एंजल्स में सेट की गई अपराध फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और गिरोह और पुलिस भ्रष्टाचार से निपटते हैं। उनकी पटकथाओं में ट्रेनिंग डे 2001, द फास्ट एंड द फ्यूरियस 2001 और स्वाट 2003 शामिल हैं। उन्होंने हर्ष टाइम्स 2005, स्ट्रीट किंग्स 2008, एंड ऑफ वॉच 2012, सबोटेज 2014 और द बीकीपर 2024 का भी निर्देशन किया है। 2016 में उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से सुपरहीरो फिल्म सुसाइड स्क्वाड का निर्देशन किया और फिर नेटफ्लिक्स के लिए शहरी फंतासी फिल्म ब्राइट 2017 का निर्देशन किया। उन्होंने अभिनेता शिया लाबियोफ के साथ 2 बार काम किया है, पहले द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक फ्यूरी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आयर का जन्म 18 जनवरी 1968 को शैम्पेन, इलिनोइस में हुआ था और वे ब्लूमिंगटन, मिनेसोटा और बेथेस्डा, मैरीलैंड में बड़े हुए, जहां उन्हें किशोरावस्था में उनके माता-पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। आयर लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में अपने चचेरे भाई के साथ रहते थे, जहां दक्षिण मध्य लॉस एंजल्स में उनके अनुभव उनकी कई फिल्मों के लिए प्रेरणा बन गए। 2. आयर ने हाई स्कूल छोड़ दिया और जीविका के लिए घरों को चित्रित किया। 3. आयर ने यूएसएस हेडो SSN-604 पर एक पनडुब्बी सोनार तकनीशियन STS के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में भर्ती हुए। 4-5 उन्होंने नौसेना में अपने समय के बारे में सकारात्मक बात की है और इसे अपने सफल फिल्म निर्माण करियर का श्रेय दिया है। 6-7 उनके दादा भी 1950 के दशक में नौसेना में थे। 8 कैरियर। आयर 1980 के दशक में अमेरिकी नौसेना में पनडुब्बी चालक के रूप में कार्यरत थे। आयर 1980 के दशक में अमेरिकी नौसेना में पनडुब्बी चालक के रूप में कार्यरत थे। आयर की पटकथा U-571 अमेरिकी नौसेना में एक पनडुब्बी चालक के रूप में उनके अनुभवों पर आधारित थी। आयर ने 2001 में द फास्ट एंड द फ्यूरियस की पटकथा पर सहयोग किया। आयर ने अपराध नाटक डार्क ब्लू की पटकथा लिखी और लॉस एंजल्स पुलिस विभाग में उनके शोध ने उनकी सबसे प्रमुख पटकथा ट्रेनिंग डे को जन्म दिया। आयर ने स्वॉट के लिए एक पटकथा लिखने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो उनकी मूल कहानी पर आधारित थी। फिल्म का निर्देशन क्लार्क जॉनसन ने किया था और यह 2003 में रिलीज हुई थी। 2006 में आयर ने स्वीकार किया कि U-571 ने इतिहास को विकृत किया था और कहा कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। 9 उन्होंने बीबीसी रेडियो 4 के द फिल्म प्रोग्राम को बताया कि उन्हें यह सुझाव देने में अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटिशों के बजाय अमेरिकियों ने नौसेना एनिग्मा 0 पर कब्जा कर लिया था, यह एक विकृति थी। एक भाड़े का निर्णय। अमेरिकी दर्शकों के लिए फिल्म को चलाने के लिए इस समानांतर इतिहास का निर्माण करना। मेरे दोनों दादा दादी द्वितीय विश्व युद्ध में अधिकारी थे और अगर कोई उनकी उपलब्धियों को विकृत करता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से नाराज हो जाऊंगा। 10 आयर ने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म हर्ष टाइम्स बनाई, जो साउथ सेंट्रल लॉस एंजल्स की सड़कों पर आधारित एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे नशीली दवाओं का उपयोग और पिछले सैन्य अनुभव लोगों के सामान्य जीवन जीने के प्रयासों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने एक्शन थ्रिलर स्ट्रीट किंग्स का निर्देशन किया जो 2008 में रिलीज हुई थी। बाद में आयर ने एंड ऑफ वॉच लिखी और निर्देशित की, जो दक्षिण मध्य लॉस एंजल्स के 2 पुलिसकर्मियों के दैनिक जीवन के बारे में एक एक्शन थ्रिलर है जिसे जेक गिलेनहॉल और माइकल पेना ने निभाया है। फिल्म को 2012 के पतन में लाभदायक बॉक्स ऑफिस रिटर्न और आलोचकों से अनुकूल स्वागत के साथ रिलीज किया गया था। रोजर एबर्ट ने इसे 2012 की चौथी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम दिया। इसे हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पुलिस फिल्मों में से एक के रूप में सम्मानित किया। 11 उनकी अगली फिल्म एक्शन थ्रिलर सबोटेज थी जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अभिनय किया था। यह फिल्म 28 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक्शन फिल्म फ्यूरी लिखी और निर्देशित की। आयर ने कॉमिक बुक सुसाइड स्क्वाड के फिल्म रूपांतरण को लिखा और निर्देशित किया जिसे 5 अगस्त 2016 को रिलीज किया गया था। फिल्म को आयर के निर्देशन के साथ नकारात्मक समीक्षा मिली, हालांकि यह उनकी अब तक की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। 13 आयर ने ब्राइट का भी निर्देशन किया, एक समकालीन पुलिस थ्रिलर लेकिन काल्पनिक तत्वों के साथ जिसमें विल स्मिथ और जोएल एडगर्टन ने अभिनय किया था और मैक्स लैंडिस द्वारा लिखी गई पटकथा को आयर ने फिर से लिखा था। 14-15 नेटफ्लिक्स ने $90 मिलियन के सौदे में फिल्म को खरीदा। 16 यह फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी।
3 जनवरी 2018 को नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि वे ब्राइट के सीक्वल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्मिथ और एडगर्टन अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और आयर इवान स्पिलियोटोपोलोस के साथ पटकथा का निर्देशन और लेखन करेंगे, जिसका फिल्मांकन मार्च 2019 में शुरू हुआ था। 17 अंततः विल स्मिथ के शेड्यूल के कारण ऐसा नहीं हुआ और 5 मई 2020 को उनकी जगह लुइस लेट्रियर को लिया गया क्योंकि डेविड आयर वार्नर ब्रदर्स के लिए द डर्टी डजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। 13 दिसंबर 2016 को आयर को सुसाइड स्क्वाड गोथम सिटी सायरन के स्पिन-ऑफ का निर्देशन करने के लिए लाया गया था, जो कैथी यान द्वारा निर्देशित बर्ड्स ऑफ प्री में विकसित हुआ। 19 और मार्गोट रोबी ने हार्ले क्विन की अपनी भूमिका को दोहराया। 20 गोथम सिटी सायरन विकास में रहा, लेकिन अप्रैल 2021 तक गोथम सिटी सायरन को रोक दिया गया है। 21 उन्हें डिएगो लूना अभिनीत स्कारफेस की रीमेक निर्देशित करने के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा भी अनुबंधित किया गया था, लेकिन उन्हें जाने दिया गया क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत हिंसक थी। 22 आयर ने 4 जनवरी 2018 को ऑडियंस नेटवर्क के पूर्व प्रोग्रामिंग प्रमुख क्रिस लॉन्ग के साथ सीडर पार्क एंटरटेनमेंट की स्थापना की। मुख्य रूप से फिल्मों और टेलीविजन शो का निर्माण करने के लिए स्थापित, सीडर पार्क द्वारा निर्मित पहली फिल्म 2020 की द टैक्स कलेक्टर थी, जो अभिनेता शिया लाबेयोफ के साथ आयर का दूसरा सहयोग था। 23, 24, 21 जून 2018 को इसने एंटरटेनमेंट वन के साथ एक फर्स्ट लुक डील की और यह स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड दोनों तरह की टेलीविजन सीरीज को कवर करेगा। 25 मई 2022 में आयर ने मिरामैक्स के लिए एक्शन थ्रिलर द बीकीपर को निर्देशित करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिसे कर्ट विमर ने लिखा और जेसन स्टेथम ने अभिनय किया। बाद में मेट्रो गोल्डविन मेयर ने घरेलू वितरण अधिकार हासिल किए। 26-27 अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि आयर और स्टैथम चक डिक्सन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित सिल्वेस्टर स्टेलोन की पटकथा से लेवोन के ट्रेड पर काम करने के लिए फिर से मिलेंगे, जिसका उत्पादन मार्च 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। विलियम हंट ब्लॉक, जन्म 2 अप्रैल 1954, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं, जो अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2023 तक मिरामैक्स के सीईओ थे। उनके निर्माण क्रेडिट में डब्ल्यू 2008, डिस्ट्रिक्ट 9 2009, फ्यूरी 2014, बैड मॉम्स 2016, डर्टी ग्रैंडपा 2016, हैलोवीन 2018 और हैलोवीन किल्स 2021 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। ब्लॉक का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और बाद में स्कूल के फिल्म कार्यक्रम के समर्थक बन गए। 1 कैरियर। ब्लॉक ने 1988 में इंटरटैलेंट एजेंसी की स्थापना से पहले एक साहित्यिक एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने किम बेसिंगर, सैमुअल एल जैक्सन, स्टीवन सीगल, चार्ली शीन, जॉन ट्रेवोल्टा, फॉरेस्ट व्हिटेकर, सैम रेमी, रोलैंड एमेरिच और विलियम फ्राइडकिन जैसे कलाकारों का प्रतिनिधित्व किया। 1992 में वे वेस्ट कोस्ट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में इंटरनेशनल क्रिएटिव मैनेजमेंट में शामिल हुए। 2 ब्लॉक ने आर्टिसन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र फिल्म स्टूडियो है जिसने द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, द बुएना विस्टा सोशल क्लब, डैरेन एरोनोफ्स्की की पाई और रिक्विम फॉर ए ड्रीम, स्टीवन सोडरबर्ग द्वारा निर्देशित द लाइमी, जॉनी डेप अभिनीत और रोमन पोलांस्की द्वारा निर्देशित द नाइन्थ गेट, और डेविड कोएब की स्टिर ऑफ इकोज और मेड, जिसमें जॉन फेवरयू और विंस वॉन अभिनीत फिल्में शामिल हैं। 3-4 2002 में ब्लॉक ने फिल्म वित्त, उत्पादन और बिक्री कंपनी क्यूईडी इंटरनेशनल की स्थापना की। वह 12 वर्षों तक क्यूईडी के सीईओ रहे। उन्होंने नील ब्लोमकैंप की डिस्ट्रिक्ट 9 और एलिसियम, ओलिवर स्टोन की डब्ल्यू और डेविड आयर की WWII थ्रिलर फ्यूरी, जिसमें ब्रैड पिट ने अभिनय किया था, सहित फिल्मों का निर्माण किया। 5 2014 में मीडिया कंटेंट कैपिटल द्वारा क्यूईडी में नियंत्रित रुचि लेने के बाद ब्लॉक ने निर्माता केविन फ्रेक्स के साथ मर्सिड मीडिया लॉन्च करने के लिए कंपनी छोड़ दी। 6 2015 से 17 से वह बिल ब्लॉक मीडिया के प्रबंध निदेशक थे, जो मिलन कुनिस और क्रिस्टन बेल अभिनीत व्यावसायिक रूप से सफल बैड मॉम्स और रॉबर्ट डी नीरो और जैक एफ्रॉन अभिनीत डर्टी ग्रैंडपा का निर्माण कर रहे थे। नवंबर 2015 में उन्होंने क्यूईडी के साथ एक कानूनी विवाद सुलझाया, जब उनकी पूर्व कंपनी ने डर्टी ग्रैंडपा के अधिकारों के संबंध में ट्रेडमार्क उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा का आरोप लगाते हुए एक संघीय मुकदमा दायर किया। 7 उन्हें अप्रैल 2017 में मिरामैक्स का सीईओ नामित किया गया था। 5
उन्होंने अक्टूबर 2023 में उनके साथ अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद स्टूडियो छोड़ दिया और उसी महीने बाद में एक और प्रोडक्शन कंपनी ब्लॉक फिल्म का गठन किया। 8-9 निर्माता जोनाथन ग्लिकमैन ने बाद में 2 अप्रैल 2024 को मीरामैक्स के सीईओ के रूप में ब्लॉक की जगह ली। 10 व्यक्तिगत जीवन। ब्लॉक अपनी पत्नी यूजिनिया कुजमीना, जो एक मॉडल, अभिनेत्री और हास्य अभिनेता हैं, अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ हॉलीवुड हिल्स में रहते हैं। एमी रेवर लैम्पमैन, जन्म एमिली क्रिस्टीन रेवर लैम्पमैन, 5 सितंबर 1988, 1-2-3, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका हैं। उन्होंने अपना करियर म्यूजिकल थिएटर में काम करके शुरू किया और हेयर, जेकिल एंड हाइड, विकेड और हैमिल्टन जैसे विभिन्न ब्रॉडवे और राष्ट्रीय टूरिंग प्रोडक्शंस में प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2019 से नेटफ्लिक्स सीरीज द अम्ब्रेला एकेडमी में एलिसन हरग्रीव्स की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। रेवर लैम्पमैन का जन्म और पालनपोषण नॉरफॉक, वर्जीनिया में हुआ था। 4 उसे एक नवजात शिशु के रूप में गोद लिया गया था। 5 उसकी मां शेरोन ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 3-6 जबकि उसके पिता ग्रेग एक लेखक और शिक्षक हैं। 7-8 वह एक इकलौती संतान के रूप में पली बढ़ी। उसने व्यापक रूप से यात्रा की, 50 से अधिक देशों में, और अपनी मां के काम के कारण जब वह छोटी थी तब चेक गणराज्य, यूक्रेन और भारत में रहती थी। 9 उसकी एक सौतेली बहन है जो उससे 20 साल छोटी है। 10 उन्होंने एक प्रदर्शन कला हाई स्कूल, गवर्नर स्कूल फॉर द आर्ट्स, साथ ही नॉरफॉक में मॉरी हाई में भाग लिया। 11 इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मैरीमाउंट मैनहट्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने स्कूल में रहते हुए एक पेशेवर अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू किया और अपने जूनियर वर्ष के लिए दूरस्थ रूप से अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें हेयर के एक प्रोडक्शन में एक भूमिका मिली और उन्होंने स्नातक होने से पहले केवल एक सेमेस्टर शेष रहते हुए अस्थायी रूप से अपना कोर्स छोड़ दिया, लेकिन अंततः 2012 में थिएटर में कला स्नातक के साथ स्नातक होने के लिए वापस लौट आईं। 12-4-5 कैरियर। रावर लैम्पमैन का करियर संगीत थिएटर से शुरू हुआ। उनकी पहली पेशेवर थिएटर भूमिका मई 2010 में एस्टोरिया परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर द्वारा निर्मित चिल्ड्रन ऑफ ईडन के निर्माण में थी। उन्होंने कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा के रूप में संगीत के लिए ऑडिशन दिया और एक प्रमुख भूमिका जीती। 9 इसके बाद उन्होंने हेयर के 2010 के राष्ट्रीय दौरे के लिए ऑडिशन दिया और बाद में उसमें शामिल हुईं, जिससे उन्हें अपना इक्विटी कार्ड मिला। रेवर लैम्पमैन ने ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत गर्मियों 2011 में की, जब हेयर ने अपने टूरिंग प्रोडक्शन के साथ ब्रॉडवे पर वापसी की। 11 सितंबर में ब्रॉडवे पर प्रोडक्शन बंद होने पर उन्होंने हेयर छोड़ दिया। निम्नलिखित गिरावट में रेवर लैम्पमैन संगीत में जेकिल एंड हाइड के तीसरे राष्ट्रीय दौरे में एक कलाकार के रूप में शामिल हुईं और मुख्य भूमिका लुसी हैरिस के लिए सहायक कलाकार के रूप में शामिल हुईं। उत्पादन 2 महीने की सीमित सगाई के लिए अप्रैल 2013 में ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया, लेकिन 1 महीने बाद बंद हो गया। बाद में 2013 में रेवर लैम्पमैन को ए नाइट विद जेनिस जोप्लिन के ब्रॉडवे मूल उत्पादन में कास्ट किया गया था। 13 उन्होंने फरवरी 2014 में शो बंद होने तक एक स्विंग के रूप में प्रदर्शन किया। विक्र के साथ अपने 1 साल के अनुबंध के बाद रेवर लैम्पमैन मार्च 2015 में न्यूयॉर्क लौट आईं और बाद में है मिल्टन द्वारा ऑफ ब्रॉडवे रन के बाद अपने शो में जोड़े जाने वाले 2 कलाकारों में से एक की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। 9 उन्हें कास्ट किया गया और वे ब्रॉडवे पर है हैमिल्टन के मूल कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा बन गईं, साथ ही तीनों प्रमुख महिला भूमिकाओं के लिए एक अंडरस्टडी भी बनी, एंजेलिका, एलिजा और पैगी मारिया रेनॉल्ड्स। 4 है मिल्टन अगस्त 2015 में खुला। सितंबर 2015 में रेवर लैम्पमैन गैलीलियो नामक एक मूल रॉक संगीत की स्टार-स्टडेड रीडिंग का हिस्सा थीं। 15 उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने एलिस बाय हार्ट की एमसीसी थिएटर कार्यशाला में भाग लिया। 16 जनवरी 2016 में यह घोषणा की गई कि उन्हें संगीतमय स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स के शिकागो प्रोडक्शन ट्राईआउट में पर्ल क्रैब्स के रूप में चुना गया था। 4 उन्होंने अप्रैल 2016 में है मिल्टन छोड़ दिया और वे 2 मूल कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने प्रोडक्शन के फिल्मांकन में भाग नहीं लिया। वह उस वर्ष बाद में शो के शिकागो प्रोडक्शन के मूल सदस्य के रूप में है मिल्टन लौट आईं, जिसने सितंबर 2016 में पूर्वावलोकन शुरू किया। मार्च 2017 में वह एंजेलिका के रूप में अभिनय करते हुए शो के पहले राष्ट्रीय दौरे में शामिल हुईं। 4 उन्होंने 2017 के अंत तक शो के साथ दौरा किया, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स में प्रदर्शन किया। 17
2019 के अंत में यह घोषणा की गई थी कि वह रॉबर्ट ओहारा द्वारा निर्देशित नए मूल संगीत गन एंड पाउडर के सहकलाकार के रूप में है मिल्टन की अपनी पूर्व सहपाठी सोलेया फिफर के साथ शामिल होंगी। इस शो का 1 महीने का क्षेत्रीय कार्यक्रम अर्लिंगटन, वर्जीनिया में था, जो 28 जनवरी 2020 को शुरू हुआ। 18 रेवर लैम्पमैन ने 2017 में अपनी पहली प्रमुख टेलीविजन भूमिका निभाई, द अम्ब्रेला एकेडमी में एलिसन हरग्रीव्स का किरदार निभाते हुए अभिनेता इलियट पेज और टॉम हॉपर के साथ। 19 यह शो 2018 की पहली छमाही के दौरान फिल्माया गया था और फरवरी 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। यह शो 2019 में नेटफ्लिक्स की तीसरी सबसे लोकप्रिय श्रृंखला थी, जिसमें 45 मिलियन से अधिक दर्शक थे। 20 रेवर लैम्पमैन ने 2019 में 5 महीनों में दूसरे सीजन को फिल्माया, जिसका सीजन जुलाई 2020 में प्रीमियर हुआ। 21 2019 के दौरान उन्होंने ए मिलियन लिटिल थिंग्स और जेन द वर्जिन जैसे टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। रावे लैम्पमैन को डेविड डिग्स और राफेल कैसल द्वारा 2019 एल्बम 7 नाइट्स इन शिकागो में दिखाया गया था। 22 जुलाई 2020 में यह घोषणा की गई थी कि रावे लैम्पमैन एप्पल टीवी प्लस सीरीज सेंट्रल पार्क में मॉली टिलरमैन की आवाज के रूप में क्रिस्टन बेल की जगह लेंगे। मिश्रित जाति के चरित्र के रूप में उनके प्रदर्शन पर विवाद के कारण बेल ने अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया था। रावे लैम्पमैन ने सीरीज के दूसरे सीजन में मॉली को आवाज दी थी। 23 व्यक्तिगत जीवन रेवर लैम्पमैन डेविड डिग्स के साथ रिश्ते में हैं, जिनसे उनकी मुलाकात 2015 में हुई थी जब वे मिल्टन में एक साथ प्रदर्शन कर रहे थे। 24 उन्होंने मार्च 2024 में अपने पहले बच्चे के जन्म की घोषणा की। जोशुआ रेयान हचरसन, जन्म 12 अक्टूबर 1992, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनय करना शुरू किया और कई विज्ञापनों और छोटी फिल्मों और टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए, इससे पहले कि वे अपनी किशोरावस्था में लिटिल मैनहट्टन और ज़थुरा ए स्पेस एडवेंचर, दोनों 2005, आरवी 2006, ब्रिज टू टेराबिथिया 2007, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008, द किड्स आर ऑल राइट 2010, द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी 2012 से 2015 और 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2023 में मुख्य भूमिकाओं के साथ प्रमुखता प्राप्त कर सकें। 2011 में 18 वर्षीय हचरसन ने 2012 और 2015 के बीच हर साल रिलीज होने वाली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज द हंगर गेम्स में पीटा मेलार्क की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 3 MTV मूवी अवार्ड और 1 पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता। इसी अवधि में उन्होंने जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड 2012 में मुख्य भूमिका और एनिमेटेड फिल्म एपिक 2013 में आवाज की भूमिका भी निभाई। इस अवधि के बाद से हचरसन ने कुछ वर्षों के लिए अपने कार्यभार को कम कर दिया और कई स्वतंत्र फिल्मों में दिखाई दिए। टेलीविजन पर उन्होंने 2017 से 2020 तक हुलू कॉमेडी सीरीज फ्यूचर मैन में अभिनय किया और अल्ट्रामैन 2019 से 2023 में मुख्य किरदार को आवाज दी। उसके बाद से उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल हॉरर फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2023 और एक्शन फिल्म द बीकीपर 2024 में अभिनय किया है। अपने पूरे करियर के दौरान हचरसन ने फिल्म निर्माण में रुचि दिखाई है। उन्होंने डिटेंशन 2011, द फोर्जर 2012 और एस्कोबार पैराडाइज लॉस्ट 2015 के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है, जबकि प्रत्येक फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई है। प्रारंभिक जीवन जोशुआ रेयान हचरसन का जन्म 12 अक्टूबर 1992 को यूनियन, केंटकी में हुआ था। वह मिशेल नी फाइटमास्टर के बड़े बेटे हैं, जो डेल्टा एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारी हैं, जो अब जोश के करियर में सहायता करते हैं, और क्रिस हचरसन संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के विश्लेषक हैं। 1-2 उनके माता पिता, जो केंटकी में ही पैदा हुए और पले बढ़े, ड्राई रिज में हाई स्कूल में मिले थे। 1-3 उनका एक छोटा भाई है, कॉनर B 1996। 4-5-6 पेशे के बारे में अपने माता पिता की चिंताओं के बावजूद हचरसन की अभिनय में रुचि एक बच्चे के रूप में विकसित हुई। 7-8 खुद अभिनेता के अनुसार उन्हें 4 साल की उम्र से मनोरंजन उद्योग से प्यार था। 9 उनके पिता ने कहा कि उनके बेटे को बहुत कम उम्र से ही लोगों के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया था। उनके पास एक ऐसा व्यक्तित्व था जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता था।
उनकी मां ने कहा कि उन्होंने अभिनेता बनने के लिए हमें बहुत परेशान किया। 10 लेकिन उनका मानना था कि यह एक ऐसा दौर था जिससे वह गुजर रहे थे और इससे बाहर निकल जाएंगे। 11 8 साल की उम्र में हचरसन ने पीले पन्नों के माध्यम से एक अभिनय एजेंसी से संपर्क किया। 12 जनवरी 2002 में उनकी और उनकी मां की मुलाकात अभिनय प्रशिक्षक बॉब ल्यूक से हुई, जो उनसे मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर से केंटकी आए थे। 3 साल तक हचरसन और उनकी मां लॉस एंजल्स के ओकवुड अपार्टमेंट में रहे, जो एक आवास समुदाय है जहां युवा बाल कलाकारों और उनके परिवारों को रखा जाता है। 13 हचरसन का अधिकांश बचपन कक्षा के बजाय फिल्म सेट पर बीता। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने तक यूनियन में न्यू हेवन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां के साथ होमस्कूलिंग शुरू की। 14 बाद में वे एक सेमेस्टर के लिए रॉयल हाई स्कूल में भाग लेने के लिए केंटकी लौट आए। 15 हचरसन हाई स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलते थे और तब से एक उत्सुक खेल प्रेमी रहे हैं। 15 फुटबॉल और टेनिस के लिए भी एक जुनून प्रदर्शित करते हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रायथलॉन में भाग लिया। 16 बाद में उन्होंने अपने स्कूली अनुभवों के बारे में कहा, मुझे पता है कि यह कुछ ऐसा है जिससे बच्चों को हर एक दिन निपटना पड़ता है, लेकिन हर दिन एक ही समय पर। आजीविका 2002 से 2010 प्रारंभिक भूमिकाएं। 2002 में हॉलीवुड जाने के बाद हचरसन विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए। उन्होंने हाउस ब्लेंड के 2002 के पायलट एपिसोड में निकी हार्पर के रूप में अपनी पहली प्रमुख अभिनय भूमिका निभाई। इसके बाद ईआर के एक एपिसोड और बिकमिंग ग्लेन के पायलट एपिसोड में छोटी भूमिकाएं की। 17 अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन फिल्म मिरेकल डॉग्स में चार्ली लोगन की प्रमुख भूमिका निभाई, जो एनिमल प्लैनेट पर प्रसारित हुई। 18 उस वर्ष के अंत में उन्होंने पीटर फॉक और टिम डेली के साथ टेलीविजन फिल्म वाइल्डर डेज में अभिनय किया। 19 जिसमें उन्होंने फॉक के पोते की भूमिका निभाई, जो एक अशांत सड़क यात्रा में उनके साथ जाता है। डेली युवा हचरसन से प्रभावित हुए और उन्होंने टिप्पणी की, वह एक असाधारण बच्चा है। 2 हचरसन की अगली भूमिका उनकी पहली फीचर फिल्म में रॉबिन के रूप में तैयार एक लड़के की थी, जो कि अच्छी तरह से समीक्षित स्वतंत्र फिल्म अमेरिकन स्प्लेंडर थी। 20 जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। 21 2004 की फंतासी फिल्म द पोलर एक्सप्रेस में उनका किरदार, युवा हीरो बॉय, उसके चेहरे के भाव और शरीर की हरकतों के मोशन कैप्चर द्वारा बनाया गया था। 22 फिल्म में टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। 23 एनिमेटेड फंतासी फिल्म हाउल्स मूविंग कैसल में उन्होंने मार्कल के चरित्र को आवाज दी। 2 अन्य मुख्य पात्रों क्रिश्चियन बेल और बिली क्रिस्टल के साथ काम किया। 24 फिल्म के लिए उनके सभी संवाद लगभग 8 लगातार घंटों में रिकॉर्ड किए गए थे। 16 जोश हचरसन कैजुअल कपड़े पहने हुए मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाते हुए। 2009 में सर्क डू फ्रीक के प्रीमियर पर हचरसन। 2005 में हचरसन खुद को इंडस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश करते हुए कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए। उन्होंने कॉमेडी किकिंग एंड स्क्रीमिंग में बकी वेस्टन की छोटी भूमिका निभाई। 25 2005 की लिटिल मैनहट्टन में उन्होंने अपने छोटे भाई कॉनर के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। 26 बीबीसी की स्टेला पापामाइकल ने उनके प्रदर्शन को मंजूरी देते हुए कहा कि हचरसन का अभिनय स्पॉट ऑन है, आत्मविनम्र हास्य के लिए एक गहरी प्रवृत्ति दिखा रहा है, जो वुडी एलन को भी थोड़ा अधिक अपर्याप्त महसूस कराएगा। 27 लेकिन वैरायटी के स्तंभकार ब्रायन लोरी को लगा कि हचरसन पृष्ठ पर प्यारे लग सकते थे, लेकिन उनकी लिनुस आवाज के साथ भी भाषा और लहजा स्वाभाविक नहीं लगा। 28 29 30 हचरसन को इस फिल्म के लिए एक प्रमुख युवा अभिनेता द्वारा फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड मिला। 31 हचरसन की अगली उपस्थिति 2006 की शुरुआत में कॉमेडी आरवी में थी, जिसमें उन्होंने रॉबिन विलियम्स के चरित्र बॉब मुनरो के बेटे की भूमिका निभाई थी। 32 33 उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह विलियम्स के चुटकुलों और हरकतों पर लगातार हंस रहे थे। 34 फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल रूप से प्राप्त नहीं किया गया था। वैरायटी ने कहा कि फिल्म कुंद भविष्यवाणी और अल्पहंसी से ग्रस्त थी। 35 उन्हें अपनी भूमिका के लिए अपना दूसरा यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन मिला, लेकिन हूट में लोगन लर्मन से हार गए। 36
हचरसन के बाल कलाकार के रूप में करियर में सफल भूमिका 2007 में आई जब उन्होंने फंतासी ड्रामा ब्रिज टू टेराबिथिया में जेसी आरोन्स का किरदार निभाया। 17 फिल्म की शूटिंग न्यूजीलैंड में 3.5 महीने तक हुई थी। हचरसन ने फिल्मांकन के बारे में कहा, वह एक अद्भुत अनुभव था। यह इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। हर जगह समुद्र तट और सभी प्रकार के जंगल थे। हमने हर जगह छोटी सड़क यात्राएं की और बहुत मजा किया। 37 उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कास्ट होने से पहले वह उपन्यास नहीं पढ़ा था जिस पर फिल्म आधारित है। 38 लेखिका एन.सी. पैट्टा ने जेसी आरोन्स के अपने चरित्र का वर्णन 4 बहनों वाला एक अंतर्मुखी लड़का, आर्थिक रूप से तंग परिवार और ड्राइंग के लिए एक वास्तविक प्रतिभा के रूप में किया है। 39 द वाशिंगटन पोस्ट की एनी हॉर्नरे ने उनकी कास्टिंग को एकदम सही फिट पाया और उनके चरित्र के संवेदनशील, कलात्मक स्वभाव को चित्रित करने के तरीके की सराहना की। 40 जबकि शिकागो सन-टाइम्स की मिरियम डी नुंजियो ने हचरसन और रॉब के बीच की केमिस्ट्री पर ध्यान दिया, उन्हें गतिशील जोड़ी के रूप में संदर्भित किया। 41 उन्होंने फिल्म के लिए एक प्रमुख युवा अभिनेता द्वारा फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना दूसरा यंग आर्टिस्ट अवार्ड जीता। 42 हचरसन की अगली भूमिका फायरहाउस डॉग 2007 में थी, जिसमें उन्होंने एक फायर फाइटर के बेटे शेन फेही की भूमिका निभाई थी जो एक कुत्ते से दोस्ती करता है। उन्होंने अपने कुत्ते सहकलाकार की भूमिका निभाने वाले 4 अलग-अलग कुत्तों के साथ काम करने और संबंध बनाने में अपनी खुशी व्यक्त की है। 43 फिल्म के बाद द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर की कैरी रिकी ने उन्हें जनरेशन वाई के जोडी फोस्टर के रूप में संदर्भित किया, यह टिप्पणी करते हुए कि प्रत्येक उत्तरवर्ती फिल्म के साथ हचरसन शर्म और चोट और आशा के अपने भंडार में और अधिक गोता लगाते हैं, जो एक युवा के लिए बेचैन करने वाला है, लेकिन किसी भी उम्र के अभिनेता के लिए असामान्य रूप से जरूरी भी है। 2008 में वे स्वतंत्र अपराध ड्रामा विंग्ड क्रिएचर्स डीवीडी पर फ्रैगमेंट्स के रूप में जारी में डकोटा फैनिंग के साथ दिखाई दिए, जहां उन्होंने 2 किशोर मित्रों की भूमिका निभाई थी जो एक नरसंहार से बच जाते हैं। 46 और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में इसी नाम के उपन्यास का एक 3D फिल्म रूपांतरण, जहां उन्होंने एक किशोर की भूमिका निभाई जो अपने एक चाचा के साथ आइसलैंड की यात्रा करता है, जिसे वह शायद ही जानता हो, जिसका किरदार ब्रेंडन फ्रेजर ने निभाया था। 43 अगले 2 वर्षों में वे स्टीव लेपर्ड लियोनार्ड नाम के एक लड़के के रूप में दिखाई दिए, जो सर्क डू फ्रीक पुस्तक के वैम्पायर फिक्शन फिल्म रूपांतरण में अपने दोस्तों के साथ एक संकी शो में जाता है। 48 और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित द किड्स आर ऑल राइट 8 हचरसन ने फिल्म में कास्ट किए जाने पर आभार व्यक्त किया, स्टूडियो फिल्मों की तुलना में स्वतंत्र फिल्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतरंगता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर संतुष्टि प्रदर्शित की। 51 इस फिल्म ने 2010 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता और 83वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए नामांकित हुई। 52 मनोरंजन साइट हिटफिक्स के ग्रेगरी एलवुड ने कहा, हचरसन की करिश्माई बुद्धि और प्राकृतिक प्रवृत्ति चमकती है और यह यकीनन पहली फिल्म है जहां उन्होंने साबित किया है कि वह सिर्फ एक और तेजतर्रार किशोर अभिनेता से कहीं अधिक हैं। 50 2011 से 2015 द हंगर गेम्स और सफलता। यह भूमिका एक ऐसे लड़के के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भाषा का उपयोग कर सकता है। पीटा इसी तरह दुनिया को नेविगेट करता है, यही उसका उपहार है, और जोश एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इसे इतने वास्तविक और स्वाभाविक तरीके से जीवंत कर सकता था। सुजैन कोलिंस, द हंगर गेम्स सीरीज की लेखिका। 4 अप्रैल 2011 को लायंसगेट ने घोषणा की कि 18 वर्षीय हचरसन को द हंगर गेम्स श्रृंखला में पीटा मेलार्क के रूप में लिया गया था, जिसमें जेनिफर लॉरेंस कैटनीस एवर्डीन के विपरीत थी। 56 वह भूमिका पाने के लिए उत्सुक थे, उन्हें लगा कि वह चरित्र से बहुत अच्छी तरह से संबंधित है। फिल्मांकन की तैयारी में उन्हें अपने बालों को ब्लीच करना पड़ा और 15 पाउंड वजन बढ़ाना पड़ा। 57 लॉरेंस, एक बहुत करीबी दोस्त, ने हमेशा एक अभिनेता के रूप में उनके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। पीटा मेलार्क के उनके चित्रण के संबंध में उन्होंने कहा, वह आकर्षक है, वह प्यारा है, वह जमीन से जुड़ा हुआ है, वह सामान्य है, वह यह सब दर्शाता है और यह सब पीटा में लाता है। 58 वह सेट पर अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। 59
जिसके कारण लॉरेंस के साथ खेल में लड़ाई करते समय एक दुर्घटना हो गई जिसने उनके सिर पर लात मारी, जिससे अनजाने में वह बेहोश हो गए और उन्हें चोट लग गई। 60 प्रारंभिक फिल्म द हंगर गेम्स 23 मार्च 2012 को रिलीज हुई और यह साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हचरसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड मिला। 61 उन्हें नेक्स्ट मेगा स्टार के लिए 2012 न्यूनाउनेक्स्ट पुरस्कार और ब्रेकथ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स के 2012 सिनेमाकॉन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 62 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने अभिनेता के चित्रण का वर्णन करते हुए कहा, हचरसन एक ऐसे लड़के के लिए हास्य और चोटिल दिल लाता है जिसे जल्दी परिपक्व होने की आवश्यकता है। 64 जोश हचरसन धारीदार नीले टैंक टॉप में और वैनेसा हडगेंस नीली पोशाक में। हचरसन और जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड की सहकलाकार वैनेसा हडगेंस जनवरी 2012 में सिडनी में द हंगर गेम्स में भूमिका मिलने और फिल्म की रिलीज के बीच उन्होंने 2 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, डिटेंशन 2011 और द फोर्जर 2012। 65 डिटेंशन में उन्होंने एक लोकप्रिय किशोर क्लैप्टन डेविस की भूमिका निभाई, जिसकी कथानक की तुलना 1985 की द ब्रेकफास्ट क्लब से की गई है। 67 द फोर्जर में उनकी भूमिका एक 15 वर्षीय अनाथ की थी जो खुद को मुसीबत में पाता है जब तक कि अल्फ्रेड मोलिना का चरित्र उसकी सहायता के लिए नहीं आता। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली लेकिन अभिनेताओं की केमिस्ट्री और उनके प्रदर्शन को सराहा गया। 68 इसके बाद उन्होंने 2012 में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सीक्वल जर्नी 2 द मिस्टीरियस आइलैंड में सीन एंडरसन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 43 कॉमेडी ड्रामा द किड्स आर ऑल राइट से जर्नी सीक्वल में बदलाव के बारे में उन्होंने कहा, मेरे लिए मैं सभी तरह की फिल्में करना पसंद करता हूं और उस शानदार इंडी तरह की चीज से जाना जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें बेहतरीन किरदार और वाकई बेहतरीन स्क्रिप्ट हो, एक बड़ी तरह की स्टूडियो फिल्म तक, बस फिल्मों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करना वाकई बहुत अच्छा है। 71 हालांकि फिल्म को काफी हद तक नकारा गया था। 72 इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और उनके अभिनय को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ScreenRant.com के कोफी आउटलो ने उनकी सराहना की कि कैसे वे स्क्रीन पर अच्छा काम करते हैं और कुछ हद तक स्तरित नायक की भूमिका निभाते हैं। 73 बाद में 2012 में वे रेड डॉन में दिखाई दिए, जो इसी नाम की 1984 की फिल्म की रीमेक थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा नकारा गया। रॉटन टोमाटोज पर इसे केवल 12% अनुमोदन रेटिंग मिली, जो हचरसन द्वारा अभिनीत किसी भी फिल्म का सबसे कम स्कोर था। 013 में हचरसन ने एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर 3D फिल्म एपिक में नोड के चरित्र को आवाज दी, जो विलियम जॉयस की किताब द लीफ मैन एंड द ब्रेव गुड बग्स पर आधारित थी। 77 यह फिल्म द हंगर गेम्स सीरीज को छोड़कर उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल है। 75 जैसे ही द हंगर गेम्स सीक्वल द हंगर गेम्स कैचिंग फायर के लिए फिल्मांकन पास आया, उन्होंने सेलिब्रिटी ट्रेनर बॉबी स्ट्रोम को प्रति सप्ताह 5 घंटे लंबे वर्कआउट में सहायता के लिए भर्ती किया। 78 फिल्म ने उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर $420 मिलियन की कमाई की, जिससे यह उनकी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। 75 इंडीवायर के टॉड गिलक्रिस्ट ने अभिनेता के प्रदर्शन की घोषणा की कि हचरसन की परिपक्व प्रतिभा चरित्र के आत्मसाक्षात्कार के साथ समानता प्राप्त करती है। 79 हचरसन को सीक्वल में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए अपना दूसरा MTV मूवी अवार्ड मिला। 80 जोश हचरसन और जेनिफर लॉरेंस कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर में द हंगर गेम्स कैचिंग फायर के लिए 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में बोलते हुए 2013 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में सहकलाकार जेनिफर लॉरेंस के साथ हचरसन द हंगर गेम्स कैचिंग फायर का प्रचार करते हुए 23 नवंबर 2013 को द हंगर गेम्स कैचिंग फायर की यूनाइटेड स्टेट्स रिलीज के अगले दिन हचरसन ने सैटरडे नाइट लाइव के एक एपिसोड की मेजबानी की। 81-82 उनके प्रदर्शन को औसत दर्जे की समीक्षा मिली। द हफिंगटन पोस्ट के माइक रयान ने कहा कि वह वास्तव में एक अच्छा रवैया रखने के अलावा टेबल पर कुछ खास नहीं लाए, और GQ के जॉन सुरिको ने टिप्पणी की कि जबकि रात जरूरी रूप से निराश नहीं करती थी, यह चकाचौंध भी नहीं थी। 83-84 हचरसन ने मॉकिंगजे फिल्म रूपांतरण के 2 फीचर लेंथ भागों में फिर से अपनी भूमिका दोहराई। द हंगर गेम्स मॉकिंगजे
भाग 1 21 नवंबर 2014 को जारी किया गया था और भाग 2 20 नवंबर 2015 को जारी किया गया था। 85 फिल्मों में उनका चरित्र एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन से गुजरता है जिसने उन्हें अभिनय की चुनौती प्रदान की। उन्होंने कहा, मैं इसे चित्रित करने को लेकर घबराया हुआ हूं क्योंकि मैं पहले कभी किसी फिल्म में पागल नहीं हुआ हूं। 86 द वाशिंगटन पोस्ट की एमिली याहर ने उनके अभिनय की सकारात्मक बात करते हुए कहा, पिता की पागल अभिव्यक्ति निश्चित रूप से हमारे बुरे सपनों को लंबे समय तक सताएगी। 87 जबकि न्यूयॉर्क के डेविड एडेलस्टीन ने अन्य पात्रों के दृश्यों के संबंध में उनके चित्रण की आलोचना करते हुए कहा, कम से कम जोश हचरसन द्वारा पकड़े गए पीटा को ज्यादातर टीवी स्क्रीन पर स्टेनली टुकी के कैंप टॉक शो होस्ट के साथ साक्षात्कारों में देखा जाता है। 88 मॉकिंगजे फिल्मों को फिल्माने से पहले हचरसन ने एस्कोबार पैराडाइज लॉस्ट नामक एक फ्रेंच स्पेनिश थ्रिलर फिल्म बनाई थी जिसे 16 जनवरी 2015 को अमेरिका में रिलीज किया गया था। 89 उन्होंने पहली बार निर्देशक एंड्रिया डी स्टेफानो के साथ मिलकर फिल्म के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, कास्टिंग और ब्लॉकिंग शॉट्स में सहायता की। हचरसन ने कहा कि इस अवसर ने उन्हें ऐसा और करने के लिए बहुत उत्सुक बना दिया। 90 2016 से 2022 द हंगर गेम्स के बाद हंगर गेम्स के समापन के बाद के 2 वर्षों में हचरसन ने स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया और 2017 में निर्देशित अपनी पहली फिल्म एप सहित कई लघु फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वेस्ट कोस्ट मैसिव और फोस्टर द पीपल के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन भी किया। थोड़े समय में उन्होंने जेम्स फ्रैंको द्वारा निर्देशित 3 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, द लॉन्ग होम अप्रकाशित, इन डबियस बैटल 2016 और द डिजास्टर आर्टिस्ट 2017। नवंबर 2017 की शुरुआत में हचरसन ने वीडियो ऑन डिमांड सेवा हुलू पर साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज फ्यूचर मैन में अभिनय किया। 91 सेठ रोजन और इवान गोल्डबर्ग द्वारा निर्मित यह शो 3 सीजन तक जारी रहा जिसका समापन 2020 में हुआ। 2019 में उन्होंने थ्रिलर फिल्म बर्न में अभिनय किया और नेटफ्लिक्स एनीमे अल्ट्रामैन 2019 से 2023 में शिंजिरो हयाता के मुख्य किरदार को आवाज देना शुरू किया। वह 2022 के अर्नेस्ट हेमिंग्वे अनुकूलन एक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज में दिखाई दिए और 2023 के साइंस फिक्शन थ्रिलर 57 सेकंड्स में मॉर्गन फ्रीमैन के साथ अभिनय किया। 2023 वर्तमान 5 नाइट्स एट फ्रेडी की सफलता। अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली हचरसन ने ब्लमहाउस प्रोडक्शंस की फिल्म 5 नाइट्स एट फ्रेडीज में माइक श्मिट की भूमिका निभाई जो इसी नाम की वीडियो गेम सीरीज पर आधारित है। 92 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और साल की सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली हॉरर फिल्मों में से एक थी। 93 बाद में उन्होंने खुलासा किया कि एक सीक्वल फिल्म विकास में थी। हचरसन जेसन स्टैथम की एक्शन फिल्म द बीकीपर में मुख्य प्रतिपक्षी डेरेक डैनफोर्थ के रूप में दिखाई दिए जो 19 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। 94 व्यक्तिगत जीवन हचरसन ने अभिनेता जेक गिलेनहॉल को एक प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया है। 38 जिस तरह से गिलेनहॉल ने अपने करियर और जिस तरह की नौकरियों को लिया है उसकी प्रशंसा की है। 7 उन्होंने अभिनेता निर्देशक और निर्माता फिलिप सीमोर हॉफमैन को अपनी प्रेरणाओं में से एक बताया है। 95 हचरसन वर्तमान में लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में रहते हैं। 96 मई 2012 में उन्होंने लॉरेल कैनियन हॉलीवुड हिल्स में हीथ लेजर के 1861 वर्ग फुट 172.9 मीटर 2.5 मिलियन डॉलर के पूर्व घर को खरीदा जो 1951 में बनाया गया एक छोटा सा खेत था। 96 वह मानते हैं कि प्रसिद्धि ने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं बदला है। उन्होंने कहा, मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपना काम पसंद है और मैं कभी भी कुछ और करने की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए यह पूरी चीज किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत छोटी कीमत है जिसे काम करने के लिए कार्यालय जाना पड़ता है। एलजीबीटी समुदाय के एक ज्ञात सहयोगी हचरसन समलैंगिक सीधे गठबंधन अभियान स्ट्रेट बट नॉट नैरो की वकालत करते हैं। 97 98 इसके गठन के बाद से वे इसके सबसे सक्रिय समर्थक रहे हैं। 99 एलजीबीटी समुदाय के साथ उनका जुड़ाव उनके पारिवारिक संबंधों से उपजा है। उनके 2 चाचा जो समलैंगिक थे एड्स से संबंधित बीमारियों से मर गए। 100 अप्रैल 2012 में वे एलजीबीटी लोगों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले ग्लाड से वैनगार्ड पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने। 101 उन्हें 2015 यूनाइट 4 ह्यूमैनिटी पुरस्कार समारोह में यंग ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
102 अपनी खुद की कामुकता के बारे में वह खुद को अधिकतर सीधे मानते हैं और लेबल द्वारा सीमित होने में विश्वास नहीं करते हैं। 90 उन्होंने अपना एक पुराना कंप्यूटर दान करके अभियान की शुरुआत की। 103 2012 से 2014 में हर साल उन्होंने लॉस एंजल्स में जोश हचरसन सेलिब्रिटी बास्केटबॉल गेम की मेजबानी की है, जो स्ट्रेट बट नॉट नैरो अभियान के लिए धन और जागरूकता बढ़ाता है। 104 नवंबर 2013 में हचरसन और क्वीन लतीफ़ा ने हॉलीवुड पैलेडियम में 5वें वार्षिक टीन खेलो अवार्ड्स में एक लाइव समारोह में 4 युवा सामुदायिक स्वयंसेवकों को एक साथ ट्रॉफी प्रदान की। 105 हचरसन ने 2016 और 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में सीनेटर बर्नी सैंडर्स के लिए समर्थन किया और सक्रिय रूप से प्रचार किया। 107 दिसंबर 2023 में 2014 का एक पुराना यूट्यूब वीडियो पर फिर से सामने आया। वीडियो में हचरसन की ओवरसैचुरेटेड तस्वीरें थीं, जिसमें बैकग्राउंड में फ्लोरिडा का गाना व्हिसल बज रहा था। वीडियो विशेष रूप से पहले 10 सेकंड एक पॉप कल्चर घटना बन गया है और सोशल मीडिया में रिक्रोल जैसी शैली में इसका भारी उपयोग किया गया है। नोलन राइट एक कार दुर्घटना में शारीरिक रूप से सुरक्षित बच जाता है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी है। दुर्घटना में अपनी पत्नी को खोने के बाद वह अब अपनी 10 वर्षीय बेटी एवा के लिए एकल पिता है। नोलन को अपने अतीत को याद करने और खाना पकाने और अपनी बेटी को स्कूल से लाने सहित बुनियादी काम करने में कठिनाई होती है। एवा बहुत परिपक्व और अत्यधिक बुद्धिमान है और इनमें से कई कार्यों में उसकी सहायता करती है, यहां तक कि जब वह सामाजिक सेटिंग में कमजोर पड़ता है तो उसके लिए बहाने भी बनाती है। एवा के शिक्षक से उसके भुलक्कड़ व्यवहार, जिसे वह उपेक्षा के रूप में देखती है, के बारे में 3 चेतावनियां मिलने के बाद और काम पर फोटोग्राफी अनुबंध प्राप्त करने में विफल होने के बाद नोलन अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करता है। अपने दोस्त डॉ. गैरी येबोआ से बात करने के बाद नोलन अंततः एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया का विकल्प चुनने का फैसला करता है, जो उसे दुर्घटना के बाद पहली बार जिस अस्पताल में लाया गया था वहां के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. ब्रूक्स की मदद लेकर उसकी याददाश्त वापस पाने में मदद कर सकती है। सम्मोहन का उपयोग करने के बाद डॉ. ब्रूक्स नोलन के दिमाग की जांच करते हैं और उसे अपने ब्लैक बॉक्स उपचार के लिए एक उपयुक्त विषय मानते हैं, यह कहते हुए कि वे दोनों मिलकर उसकी याददाश्त वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। दुर्भाग्य से यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है। नोलन को आकृतियां तो दिखती हैं, लेकिन चेहरे नहीं, और अक्सर किसी न किसी राक्षस का सामना करना पड़ता है जिससे वह घबरा जाता है और यादें छोड़ देता है। हालांकि डॉ. ब्रूक्स के कार्यालय के बाहर उसे अन्य यादों की झलकियां दिखाई देने लगती हैं, जो उसे एवा के साथ अधिक सामान्य और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करती हैं। हालांकि यह सब लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे जैसे डॉ. ब्रूक्स नोलन को और आगे धकेलते हैं, उसे संदेह होने लगता है कि उसके अतीत में एक काला सच है, और हालांकि डॉ. येबोआ उसे आश्वस्त करते हैं कि ऐसा नहीं है, नोलन चिंता से पागल हो जाता है। आखिरकार डॉ. ब्रूक्स के साथ एक सत्र में नोलन अपनी यादों में राक्षस को हरा देता है और एक दर्पण में देखता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह नोलन नहीं है। जब वह होश में आता है तो उसे अपनी असली पहचान का पता चलता है, थॉमस ब्रूक्स, डॉ. ब्रूक्स का अपना बेटा। डॉ. ब्रूक्स ने खुलासा किया कि थॉमस की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन मरने से पहले उसने उसकी चेतना का नक्शा बना लिया था और उसे ब्लैक बॉक्स में अपलोड कर दिया था, ताकि जब कोई उपयुक्त होस्ट आए तो वह उसकी चेतना को उसमें डाउनलोड कर सके। थॉमस नोलन होने का नाटक करते हुए चला जाता है, लेकिन इस नए ज्ञान से जूझ रहा है। आखिरकार वह एवा को डॉ. येबोआ के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह कहता है कि उसे अब खुद पर भरोसा नहीं है। थॉमस अपनी पत्नी को ढूंढता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह वापस आ गया है, लेकिन पाता है कि उसने उसके सभी निशान मिटा दिए हैं और वह उसे अपने जीवन में नहीं चाहती है। उसी समय डॉ. येबोह नोलन की फाइल देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ अनियमितताएं हैं। उन्हें डॉ. ब्रूक्स पर शक होने लगता है। आखिरकार वह और एवा डॉ. ब्रूक्स के दफ्तर में घुस जाते हैं, जहां वे पाते हैं कि वह नोलन की चेतना के बचे हुए हिस्से को थॉमस की चेतना से बदलने की कोशिश कर रही है। वे समय रहते उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। थॉमस और नोलन की चेतना में उसके दिमाग के लिए लड़ाई को शारीरिक रूप से निभा रहे हैं, लेकिन एवा की चीखें थॉमस को उसकी अपनी बेटी की चीखों की याद दिलाती हैं
और वह हार मान लेता है, यह महसूस करते हुए कि उसे उसकी पत्नी ने मार डाला है, जिसने उसे सालों के दुर्व्यवहार के बाद सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि थॉमस ने नोलन पर अपनी पकड़ छोड़ दी है, क्योंकि नोलन, एवा और डॉ येबोआ को जाते हुए दिखाया गया है, लेकिन थॉमस का सही भाग्य अज्ञात है। डॉ ब्रूक्स को तब ब्लैक बॉक्स की मरम्मत करते हुए और थॉमस की मैप की गई चेतना को चलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, जो काम करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वह ब्लैक बॉक्स में देखती है, उसका नाम कहती है और मुस्कुराती है। कास्ट: नोलन राइट के रूप में ममोदो ए थी, फिलिसिया रशाद, डॉ लिलियन ब्रूक्स, अमांडा क्रिस्टीन, एवा राइट, टोसिन मोरोहुनफोला डॉ के रूप में गैरी येबोआ, मिरांडा ब्रूक्स के रूप में चारमाइन बिंगवा। उत्पादन: फरवरी 2020 में यह घोषणा की गई कि मामोदो ए थी, फिलिसिया रशद, अमांडा क्रिस्टीन, टोसिन मोरोहुनफोला और ट्रॉय जेम्स फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। जेसन ब्लम अपने ब्लमहाउस टेलीविजन बैनर के तहत इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसका वितरण अमेजन स्टूडियो कर रहा है। 4. यह फिल्म ब्लमहाउस और अमेजन स्टूडियो के बीच 8 भाग के सौदे में पहली है। 5. मुख्य फोटोग्राफी न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुई। 6. रिलीज: इसे 6 अक्टूबर 2020 को दलाई के साथ 8 फिल्मों के संकलन। वेलकम टू द ब्लमहाउ। दोस्तों इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 1 घंटा 45 मिनट है और 7.3 की इसकी IMDb रेटिंग थी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ इसी के साथ इसे 105 मिनट की जैसे टोटल लाइन में आपको बता ही चुका हूँ, और 12 जनवरी 2024 को इसे रिलीज़ किया गया था। और इसका जो बजट था वो $40 मिलियन का महज था, और इसने जो कलेक्शन दिया लगभग 152.2 मिलियन का कलेक्शन इसने दिया था, जो कि एक तरह से बहुत ही बढ़िया कलेक्शन था मेकर्स के लिए। इसी वजह से इसका जो स्टोरी है, जो नया पार्ट है, वो एक तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी कोई टीज़र ट्रेलर या अनाउंसमेंट एक तरह से ऑफिशियल नहीं की गई है। बाकी जो सूत्रों के मुताबिक से एक तरह से खबर निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से ये हमें देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। तो दोस्तों आप में से कितने लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।